नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, यह है हमारी सामान्य विज्ञान की क्लास और इसमें कल अपन ने केमिस्ट्री स्टार्ट की थी, जिसका अपन ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज पढ़ते हैं केमिस्ट्री के सेकंड पार्ट के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले पटवारी एग्जाम में आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प तथा नाइट्रस ऑक्साइड यह तीनों कौन सी गैस हैं? दोस्तों, यह तीनों ग्रीन हाउस गैस हैं और इन तीन गैसों के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? दोस्तों, कार्ल सीले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, इसे संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसे संश्लेषित रबर कहते हैं? दोस्तों, नियोप्रिन को संश्लेषित रबर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चूना को क्या कहते हैं? दोस्तों, चूना का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, बालू का रासायनिक नाम क्या होता है? बालू यानी कि दोस्तों सैंड का रासायनिक नाम होता है सिलिकॉन ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, परमाणु घड़ी किसके ट्रांजिशन पर आधारित होती है? इसका सही जवाब होगा सीजियम। परमाणु घड़ी सीजियम के ट्रांजिशन पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है, आंसू गैस का घटक कौन सा है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन दोस्तों आंसू गैस का घटक है। अगला प्रश्न है, भारी पानी या जिसे G2 नाम से जाना जाता है का कौन कौन सा गुण होता है? दोस्तों, भारी पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है तथा भारी पानी का हिमांक साधारण पानी से अधिक होता है। यही D2O का दोस्तों गुण है। अगला प्रश्न है, ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा? तो दोस्तों, पानी बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि क्योंकि दोस्तों वे प्रकाश में रूपांतरित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, टेट्रा एथिल लेड क्या है? दोस्तों, टेट्रा एथिल है अपर स्फोटरोधी यौगिक एंटीनॉक कंपाउंड। अगला प्रश्न है, सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, सीसा पेंसिल यानी कि लेड पेंसिल के निर्माण में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, लेड सल्फाइड को किस साधारण नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों, इसे गैलेना नाम से जाना जाता है लेड सल्फाइड को। अगला प्रश्न, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को किस साधारण नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इसे कास्टिक पोटास के नाम से जाना जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। अगला प्रश्न, सुक्रोज को किस साधारण नाम से जाना जाता है? दोस्तों, सुक्रोज को चीनी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जिंक ऑक्साइड को किस साधारण नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इसे चाइना व्हाइट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, साधारण नाम से संबंधित प्रश्न अभी हाल के दिन में पटवारी के एग्जाम में देखने को मिले हैं, इस वजह से यह सब प्रश्न मैंने आज की क्लास में इंक्लूड किए। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का साधारण नाम क्या है? दोस्तों, इसे ब्लीच नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नेल पॉलिश रिमूवर में क्या होता है? दोस्तों, इसमें एसीटोन होता है। अगला प्रश्न है, परमाणु बंध क्यों बनते हैं? दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए परमाणु बंध बनते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? दोस्तों, इसे बोरेक्स नाम से जाना जाता है। बोरेक्स पाउडर आपने सुना होगा, उसी का केमिकल नाम है सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। अगला प्रश्न, अमोनिया क्लोराइड को किस साधारण नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इसे नौसादर नमक नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, सल्फ्यूरिक अम्ल को किस साधारण नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इसे गंधक के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, खाखरा चूना का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड खाखरा चूना का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? मर्क्यूरिक सल्फाइड सिंदूर का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न, सोरा का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? पोटेशियम नाइट्रेट सोरा का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न, नमक का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड नमक का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न है, नमक के अम्ल का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नमक के अम्ल का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न, NaCl में कौन सा बंध होता है दोस्तों? आयनिक बंध होता है NaCl में। अगला प्रश्न, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम बेकिंग सोडा है। या प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति को गोली लगने पर अगर गोली तुरंत नहीं निकाली जाती तो उसके शरीर में कौन सा जहर फैल जाएगा दोस्तों? उसके शरीर में आर्सेनिक जहर फैल जाएगा। अगला प्रश्न, सीमेंट की खोज किसने की थी दोस्तों? जोसेफ आस्फेदिन ने सीमेंट की खोज की थी। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी। अगला प्रश्न, प्रोटॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? प्रोटॉन का नाम रदरफोर्ड ने रखा था और खोज गोल्डस्टीन ने की थी। इसे भी याद रखिएगा, रदरफोर्ड ने दोस्तों प्रोटॉन का नाम रखा था और खोज गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न, परमाणु संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उसकी परमाणु संख्या कहते हैं। अगला प्रश्न, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को उसकी द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटॉन्स कहते हैं। अगला प्रश्न, मौसले के आवर्त सारणी में परमाणु का आकार वर्ग ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है दोस्तों? यह ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में विद्युत धनात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है दोस्तों? यह बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में विद्युत धनात्मकता वर्ग में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है दोस्तों? यह घटता जाता है। और दोस्तों, आवर्त सारणी में डेली एक ना एक प्रश्न पूछा जा रहा है पटवारी में, तो इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। और ये वाला प्रश्न दोस्तों 21 तारीख के पेपर में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है दोस्तों? आवर्त की संख्या 7 होती है। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी होती है दोस्तों? वर्ग की संख्या 9 होती है। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त का पहला सदस्य कौन होता है दोस्तों? हाइड्रोजन होता है। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्या होता है दोस्तों? यह क्षार धातु होता है और सिर्फ हाइड्रोजन अपवाद है। अगला प्रश्न, मौसले की आवर्त सारणी में परमाणु का आकार वर्ग बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है दोस्तों? यह घटता जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेके 71 तक को क्या कहते हैं दोस्तों? इस श्रेणी को लेथेनाइट श्रेणी कहते हैं। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 89 से 103 तक को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है। इन सभी प्रश्नों को दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इन्हीं में से हो सकता है आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाए। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है दोस्तों? क्लोरीन की
सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? अगला प्रश्न है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? दोस्तों, फ्लोरीन की सबसे अधिक ऋणात्मकता होती है। अगला प्रश्न, किसी क्रिस्टल के आयन को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहा जाता है? दोस्तों, इसे जालक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में मौजूद निष्क्रिय गैसों का गलनांक क्या होता है? दोस्तों, यह निम्न होता है। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी के वर्ग 7a के तत्वों का गलनांक कैसा होता है? दोस्तों, 7a के तत्वों का गलनांक उच्च होता है। अगला प्रश्न है, जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता तक के बीच काफी अंतर हो तब उनके बीच कौन सा बंध होता है? दोस्तों, उनके बीच आयनिक बंध होता है। अगला प्रश्न है, जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच सिर्फ अंतर हो तब उनके बीच कौन सा बंध होता है? तो दोस्तों, इनके बीच ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। इसमें कंफ्यूज मत होना दोनों क्वेश्चन में। जब बीच काफी अंतर हो तो आयनिक बंध होता है, और जब बीच सिर्फ अंतर हो तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। अगला प्रश्न, जल को मृदु बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न, गारा एवं प्लास्टर बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल गारा और प्लास्टर बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, साबुन बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल साबुन बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, कारखाने को साफ करने में, कपड़ा एवं कागज बनाने में तथा दवा बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों, याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है कारखानों को साफ करने में, कपड़ा बनाने में, कागज बनाने में तथा दवा बनाने में। अगला प्रश्न है, पेट की अम्लीयता दूर करने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों, मैग्नीशियम है। ऑप्शन में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जगह दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बारूद बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल बारूद बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों, 8.4 समुद्री जल का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है, लार यानी कि सलाइवा का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, 6.5 लार का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के अनुपात के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इस मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। अगला प्रश्न है, सोना और प्लेटिनम को गलाने के लिए किस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों, इसमें अम्लराज का इस्तेमाल किया जाता है, और अम्लराज में 3:1 के रेशो में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं सांद्र नाइट्रिक एसिड मिलाई जाती है। और यहां दोस्तों, मेथड की जगह इनको पूछना चाहिए था किस एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न, वह कौन ऐसा यौगिक है जो अम्ल से प्रक्रिया करके लवण एवं जल देता है? तो दोस्तों, क्षार है। क्षार अम्ल से रिएक्शन करके लवण एवं जल बनाता है। अगला प्रश्न है, क्षार का जलीय विलयन लाल लिटमस को क्या कर देता है? दोस्तों, वह इसे नीला कर देता है। अगला प्रश्न, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड किसका उदाहरण है? दोस्तों, यह दोनों क्षार यानी कि बेस के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, घरों में चूना पोतने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों, इस चूने का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह क्या कहलाता है? दोस्तों, वह ऑक्सीकारक कहलाता है, जो ग्रहण करता है। और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है
वह क्या कहलाता है दोस्तों? वह अबकारक कहलाता है। अगला प्रश्न है, अम्ल जल में घुलकर क्या देता है दोस्तों? वह एक H आयन देता है। अगला प्रश्न, अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को क्या कर देता है दोस्तों? अम्ल यानी कि एसिड नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगला प्रश्न, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, और यह प्रश्न भी पटवारी में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों मैलिक अम्ल या मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों इसमें कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, सोना व चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, खाना पचाने में कौन सा अम्ल उपयोग होता है? दोस्तों HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में मौजूद होता है और खाना इसी से पचता है। अगला प्रश्न, लोहे पर जस्ते की परत के पहले लोहे को किससे साफ किया जाता है? तो दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल से लोहे को साफ किया जाता है, और लोहे पर जस्ते की परत को गैल्वेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। जस्ता यानी कि दोस्तों जिंक। अगला प्रश्न, जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर शून्य हो जाए तब उनके बीच कौन सा बंध होगा? तब दोस्तों उनके बीच सहसंयोजी बंध होगा। अगला प्रश्न है, जब दो परमाणुओं के ऑर्बिट एक दूसरे से एक रेखीय अक्ष पर अति व्यापम करते हैं तब दोनों परमाणुओं के बीच बने बंध को क्या कहते हैं? दोस्तों उस बंध को सिग्मा बंध के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बंधन सिर्फ किस में पाया जाता है? दोस्तों हाइड्रोजन बंधन सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के यौगिक में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जब दो परमाणुओं के ऑर्बिटों के पार्श्व अति व्यापन होता है तो उनसे निर्मित बंधन को क्या कहते हैं? दोस्तों उस बंधन को पाई बंधन कहते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत ऋणात्मकता परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ाना या इलेक्ट्रॉन का त्याग या धनावेश का बढ़ाना क्या कहलाता है? दोस्तों इस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। प्रश्न को एक बार फिर समझिए, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ाना या मूलक का अनुपात बढ़ाना या इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करना या धनावेश बढ़ाना क्या कहलाता है? दोस्तों यह ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहते हैं इसे। अगला प्रश्न है, जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो दूसरा उसे ग्रहण करता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों इस प्रक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वर्षा के जल का पीएच मान अगर 5.6 से कम है तो वह कौन सी वर्षा कहलाएगी? दोस्तों वह अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन कहलाएगी। 5.6 से कम है, और यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, चीनी और पानी में कौन विलेय है और कौन विलायक? दोस्तों चीनी विलेय है और पानी विलायक। विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, और जो कम मात्रा में होता है वह उसे विलय कहते हैं। यह दोस्तों समझने के लिए एक नोट है। अगला प्रश्न है, शराब का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों 2.8 शराब का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है, द्रव्य में ठोस का विलयन का एक उदाहरण दें। तो दोस्तों पारा में लेड का विलयन ठोस में द्रव्य का विलयन का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, गैस में ठोस का विलयन का एक उदाहरण दें। दोस्तों वायु में आयोडीन का विलयन गैस में ठोस का विलयन का एक उदाहरण है। इधर आयोडीन की जगह दोस्तों कपूर भी ऑप्शन में हो सकता था। अगला प्रश्न, वास्तविक विलयन में पदार्थ
या बिले के कणों का आकार कितना होता है? दोस्तों बिले के कणों का आकार होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से कम। अगला प्रश्न है, द्रव में गैस का परिक्षेपण क्या कहलाता है? दोस्तों यह झाग कहलाता है। अगला प्रश्न, मिथाइल ऑरेंज अम्लीय विलयन में कौन सा रंग होता है? दोस्तों इसमें गुलाबी रंग होता है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मिथाइल ऑरेंज क्षारीय विलयन में कौन सा रंग होता है? दोस्तों इसमें पीला रंग होता है। अगला प्रश्न, मिथाइल ऑरेंज उदासीन विलयन में कौन सा रंग होता है? तो दोस्तों इसमें नारंगी यानी कि ऑरेंज रंग ही होता है, नारंगी। अगला प्रश्न, फिनोल्फ्थालीन क्षारीय विलयन में कौन सा रंग होता है? दोस्तों इसमें गुलाबी रंग होता है। अगला प्रश्न, फिनोल्फ्थालीन अम्लीय विलयन में कौन सा रंग होता है? तो वह दोस्तों रंगहीन होता है। अगला प्रश्न, फिनोल्फ्थालीन उदासीन विलयन में कौन सा रंग होता है? तो दोस्तों यह भी रंगहीन होता है। याद रखिएगा दोस्तों, फिनोल्फ्थालीन सिर्फ क्षारीय में गुलाबी रंग होता है, बाकी एसिड यानी कि अम्लीय और उदासीन में यह रंगहीन होता है। अगला प्रश्न, लिटमस उदासीन विलयन में कौन सा रंग होता है? तो दोस्तों बैगनी रंग होता है लिटमस उदासीन विलयन में। अगला प्रश्न है, परमाणु की कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों परमाणु की कार्बन संख्या 6 होती है। और दोस्तों 17 या 18 तारीख के पटवारी के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, कार्बन को आधुनिक आवर्त सारणी में किस वर्ग में रखा गया है? तो दोस्तों कार्बन 4a वर्ग का एक सदस्य है। अगला प्रश्न, ऐसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न हो वे क्या कहलाते हैं? दोस्तों वह अपरूप कहलाते हैं। अगला प्रश्न, अपरूपता का एक प्रमुख उदाहरण कौन सा है? दोस्तों हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है। और यह प्रश्न भी पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कार्बन के अपरूप कौन से हैं? और ऑप्शन में हीरा, ग्रेफाइट एवं कोयला था। आंसर इसका उपयुक्त सभी था। अगला प्रश्न, हीरा और ग्रेफाइट में से कौन विद्युत का सुचालक होता है? जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट का अपेक्षाकृत घनत्व कितना होता है? तो दोस्तों 2.2 होता है ग्रेफाइट का अपेक्षाकृत घनत्व। अगला प्रश्न है, काला सीसा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ग्रेफाइट को ही काला सीसा नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। अगला प्रश्न है, शुद्ध हीरा कैसे रंग का होता है? तो दोस्तों शुद्ध हीरा रंगहीन होता है। साथ ही एक प्रश्न आता है कि हीरे रंगीन किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं? तो दोस्तों यह अशुद्धता के कारण हीरे रंगीन होते हैं। अगला प्रश्न है, सीसा काटने के लिए किस हीरे का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों काले हीरे का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बोल्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न, एल्केन के प्रमुख कारण कौन से हैं? दोस्तों मीथेन कारक हो गया, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि एल्केन के प्रमुख कारक हैं। अगला प्रश्न है, जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुणों में अंतर होता है, उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों उन्हें समवायता या आइसोमेरिज्म कहते हैं। अगला प्रश्न है, जल गैस का ऊष्मीय मान कितना होता है? तो दोस्तों यह 2500 से 2800 किलो कैलोरी पर किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न, सिगरेट लाइटर में किस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस भरी हुई रहती है। अगला प्रश्न, किस धातु का ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होता है? तो दोस्तों सीसा यानी कि लेड का विद्युत चालकता एवं ऊष्मीयता सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, धातुओं में ऑक्साइड की प्राकृति कैसी होती है? तो दोस्तों
यह क्षारीय होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा एकमात्र धातु है जिसकी प्रकृति अम्लीय होती है? तो दोस्तों क्रोमियम ऑक्साइड एकमात्र ऐसा धातु है जिसकी प्रकृति अम्लीय होती है, और याद रखिएगा बाकी सभी की क्षारीय होती है। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर धातु कौन सी है? दोस्तों प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। अगला प्रश्न, भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो दोस्तों एल्यूमिनियम, जिसे भविष्य की धातु भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, किसी धातु के अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे गैंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? दोस्तों एंथ्रासाइड कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, और यह भी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है? तो दोस्तों पीट कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है। अगला प्रश्न है, लिग्नाइट और बिटुमिनस किसके प्रकार है? तो दोस्तों लिग्नाइट और बिटुमिनस यह दोनों कोयले के प्रकार है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस में कितना प्रतिशत हाइड्रोकार्बन होता है? तो दोस्तों 95% हाइड्रोकार्बन होता है। अगला प्रश्न है, एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो दोस्तों मिथाइल मरकैप्टेन एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है, और यह भी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोबर गैस में मुख्य गैस कौन सी होती है? जो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले कई बार आ चुका है, और इस बार ही पटवारी में अभी किसी एक दिन के एग्जाम में पूछा गया है। तो मुख्य घटक दोस्तों मीथेन गैस होती है गोबर गैस में। अगला प्रश्न है, प्रोड्यूसर गैस में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो दोस्तों नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ट्रेडिशनल गैस का ऊष्मीय मान कितना होता है? तो दोस्तों यह 1100 से लेके 1750 किलो कैलोरी पर किलोग्राम तक होता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ काफी मुलायम होती है, इसे कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो दोस्तों इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत तार, कन्वेयर बेल्ट तथा खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने के लिए किस रबड़ का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों इन सभी में संश्लिष्ट रबड़ का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट इंजन में ठोस ईंधन के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसमें थाइकॉल रबड़ का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल किस लिए होता है? दोस्तों मोमबत्तियां एवं जलरोधी बनाने में पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न, सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे को क्या कहते हैं? दोस्तों इन्हें रेयॉन कहते हैं। अगला प्रश्न है, ईंधन के रूप में पेट्रोल की गुणवत्ता किस संख्या में मापी जाती है? तो दोस्तों यह ऑक्टेन नंबर या ऑक्टेन संख्या में नापी जाती है। अगला प्रश्न है, जब एक ही यौगिक के दो अथवा दो से अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण कहते हैं। दोस्तों बहुलक यानी कि पॉलीमर्स होता है। अगला प्रश्न, स्टार्च एवं सेल्यूलोज किसके उदाहरण है? दोस्तों यह प्राकृतिक बहुलक यानी कि नेचुरल पॉलीमर्स के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पॉलीस्टाइरीन का उपयोग किस काम में होता है? तो दोस्तों एसिड रखने की बोतल बनाने में, सेलों के ऊपर के कवर आदि बनाने में। अगला प्रश्न है, बरसाती सीट, फिल्म तथा पतली चादर बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न, रेडियो टेलीविजन आदि के केस बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों बैकलाइट का इस्तेमाल किया जाता है।
यह प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि रेडियो टेलीविजन की बॉडी किसकी बनी होती है? तो दोस्तों बैकेलाइट याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों इसे बल्कनीकरण या बल्कनाइजेशन प्रक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, जैक और फ्लक्स के मिलने से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? इसे धातुमल या स्लैग कहते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बोनेट अयस्क को किसके द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है? तो दोस्तों इसे कैल्सिनेशन या निस्तापन प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सल्फर अयस्कों को किसके द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है? तो दोस्तों रोस्टिंग यानी कि भर्जन के द्वारा। अगला प्रश्न, सीसा को किस संकेत द्वारा दर्शाया जाता है? तो दोस्तों इसे पीवी द्वारा दर्शाया जाता है। पीरियोडिक टेबल से दोस्तों डेली एक एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल रहा है, यह सभी इंपॉर्टेंट है। पारा को किस संकेत द्वारा दर्शाया जाता है? तो दोस्तों पारा यानी कि मरकरी को Hg द्वारा दर्शाया जाता है। चांदी को किस संकेत द्वारा दर्शाया जाता है? तो दोस्तों उसे Ag द्वारा दर्शाया जाता है। सोना को किस संकेत द्वारा दर्शाया जाता है? तो सोना को दोस्तों Au द्वारा दर्शाया जाता है। लोहा को किस संकेत द्वारा दर्शाया जाता है? तो दोस्तों लोहा को Fe द्वारा दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, तांबा की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ना तथा चांदी की वस्तुओं का काला हो जाना किसका उदाहरण है? तो दोस्तों यह संक्षारण यानी कि कोरोजन का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न, जंग लगे लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? दोस्तों यह प्रश्न कई बार पहले आ चुका है। तो जंग लगने के कारण लोहे का भार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगने से बने पदार्थ का क्या नाम है? तो दोस्तों इसे फेरिसोफेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। अगला प्रश्न, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस चीज की परत चढ़ाई जाती है? तो दोस्तों उस पर जस्ता यानी कि जिंक की परत चढ़ाई जाती है, और यही प्रोसेस दोस्तों गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न, लोहे पर जंग लगने से बचने के लिए जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? दोस्तों इसे यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। यह तीनों दोस्तों एक ही प्रोसेस के नाम है। अगला प्रश्न, तांबे का वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस हरे रंग के पदार्थ को क्या कहते हैं? तो दोस्तों यह कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, टंगस्टन को किस संकेत द्वारा दर्शाया जाता है? तो दोस्तों टंगस्टन को W द्वारा दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो दोस्तों यह 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, और यही कारण है कि टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्बों में फिलामेंट के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है? तो दोस्तों राजस्थान के देगाना खान में टंगस्टन का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी ऐसी धातु है जो ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों की उपस्थिति में जलती है? तो दोस्तों जिरकोनियम ऐसी धातु है जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों की उपस्थिति में जलती है। अगला प्रश्न है, जिरकोनियम का अयस्क क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, वैडिले लाइट जिरकोनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के गुणों के कारण उन्हें नाभिकीय रिएक्टरों में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जिरकोनियम, कैडमियम तथा बोरॉन को नाभिकीय रिएक्टरों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इनमें न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के गुण अधिक होते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रांसियम किस प्रकार की धातु है? तो दोस्तों फ्रांसियम एक रेडियो सक्रिय द्रव्य धातु है। अगला प्रश्न है, बेरियम हाइड्रोक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे बेराइटी वाटर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बेरियम मील के रूप में
उदर के एक्सरे में किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों बेरियम सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण निकलता है? तो दोस्तों बेरियम के कारण हरा रंग निकलता है। अगला प्रश्न है, आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग किसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है? तो दोस्तों स्ट्रोंशियम के कारण आतिशबाजी में लाल चटक लाल रंग उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, कौन से ऐसे धातु हैं जो अपने कम अभिक्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, चांदी, सोना, तांबा, प्लेटिनम तथा बिस्मथ ऐसे धातु हैं जो अपनी कम अभिक्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी धातु उत्कृष्ट धातु के रूप में जानी जाती है? तो दोस्तों सोना, चांदी, प्लेटिनम और मरकरी यानी कि पारा उत्कृष्ट धातु के रूप में जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, धातु में सबसे अधिक आघात पधर कौन से धातु होते हैं? तो दोस्तों सोना तथा चांदी। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु विद्युत धारा का प्रभाव में अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करती है? तो दोस्तों पारा एवं लोहा। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम का सर्वप्रथम पृथक्करण कब हुआ? तो दोस्तों 1827 में। टिन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे श्वेत कांसा कहते हैं। इसका उपयोग चूहा मारने के विष के रूप में होता है? तो दोस्तों जिंक फॉस्फाइड का इस्तेमाल होता है और यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेप लगाया जाता है? तो दोस्तों उस पर जिंक क्लोराइड का लेप लगाया जाता है। जस्ते का फूल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा के लिए होता है और यह भी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो दोस्तों हेमेटाइट लोहे का एक अयस्क है। मतदान देने के बाद मतदाताओं की उंगलियों पर किस चीज का निशान लगाया जाता है? तो दोस्तों वह इंक का नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट और जो कि एसिडिक रहती है। अगला प्रश्न, फोटोग्राफी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल फोटोग्राफी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस धातु का उपयोग रक्षा उत्पादन तथा तकनीकी रिएक्टरों में होता है? तो दोस्तों टाइटेनियम धातु का उपयोग होता है रक्षा उत्पादन में एवं तकनीकी रिएक्टरों में। अगला प्रश्न है, किसका इस्तेमाल जलरोधी कपड़े तैयार करने में किया जाता है? तो दोस्तों एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल जलरोधी कपड़ों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो दोस्तों इससे एसिटिलीन गैस रिलीज होती है और यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक शुद्ध लोहा कौन सा होता है? तो दोस्तों पिटवा लोहा सबसे अधिक शुद्ध लोहा होता है। अगला प्रश्न है, आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग किस काम में किया जाता है? तो दोस्तों रेल की पटरी एवं मशीनों के पुर्जे की दरारों को जोड़ने के लिए आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया कराई जाती है। शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है, परंतु अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इस रोग का नाम है साइड्रोसिस, जिसे हिंदी में लोहयमता कहते हैं। अगला प्रश्न, कहां के आदिवासियों में सबसे अधिक लोहयमता का रोग पाया जाता है? तो दोस्तों वांटू एक अफ्रीकी देश है। अगला प्रश्न, किस धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है? तो दोस्तों सेलेनियम सेलेनियम धातु का इस्तेमाल फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है। अगला प्रश्न है, अधिकांश संक्रमण धातु और उनके यौगिक होते हैं दोस्तों रंगीन
दोस्तों संक्रमण धातु एवं उनके यौगिक अधिकांशतः रंगीन होते हैं। अगला प्रश्न, पोटेशियम कार्बोनेट को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे पर्ल एस के नाम से जाना जाता है, पोटेशियम कार्बोनेट को। विद्युत हीटर की कुंडली किस धातु से बनी होती है? तो दोस्तों यह नाइक्रोम की बनी होती है। नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? तो दोस्तों नाइक्रोम निकेल, क्रोमियम और आयरन का बना होता है। अगला प्रश्न है, क्रोमियम अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसे क्रोमियम ट्राइऑक्साइड नाम से जाना जाता है, क्रोमियम एसिड को। अगला प्रश्न, ब्रिटेनिया धातु किसका मिश्रण है? तो दोस्तों ब्रिटेनिया धातु एंटीमनी, तांबा तथा टिन का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, बारूद में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो दोस्तों बारूद में सबसे अधिक पोटेशियम नाइट्रेट पाया जाता है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा पोटेशियम नाइट्रेट से ही P4 कहा जाता है। अगला प्रश्न, डेविड धातु किसका मिश्रण है? तो दोस्तों यह टिन, एंटीमनी तथा तांबा का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, कार्नोटाइट का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों कार्नोटाइट को पोटेशियम यूरिनल बैंडेट नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पनडुब्बी जहाज में तथा अस्पताल आदि में बंद हवा को शुद्ध करने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों इसमें सोडियम पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, कैडमियम का अयस्क क्या है? तो दोस्तों कैडमियम के अयस्क को ग्रीनोकाइट कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह क्या होता है? तो दोस्तों इसे एक्टिनोइड नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, थूलियम का संकेत क्या है? तो दोस्तों Tm से थूलियम को संकेतित करते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियम का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो दोस्तों पिचलैंडी से रेडियम का निष्कर्षण किया जाता है। अगला प्रश्न, मैडम क्यूरी ने सर्वप्रथम रेडियम का निष्कर्षण किससे किया था? तो दोस्तों पिचब्लेंडी से ही मैडम क्यूरी ने सर्वप्रथम रेडियम का निष्कर्षण किया था। अगला प्रश्न है, वायुयान के निर्माण में किस धातु का प्रयोग होता है? तो दोस्तों पैलेडियम धातु का प्रयोग होता है वायुयान के निर्माण में। अगला प्रश्न, किस चीज के बने चम्मच में अंडा खाना वर्जित रहता है? तो दोस्तों चांदी, जो कि अंडे के साथ रिएक्ट करती है, और इसका सही जवाब इसी वजह से चांदी रहेगा। सोना को कठोर बनाकर आभूषण बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो दोस्तों सोने में तांबा मिलाया जाता है उसे कठोर बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, झूठा सोना किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आयरन पेरोक्साइड्स को झूठा सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सांप द्वारा काट लिए जाने के बाद किस विषरोधी सुई का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों इसमें ऑरिक क्लोराइड की बनी हुई सुई का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पारा को और किस नाम से जाना जाता है? तो पारा को क्विकसिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ट्यूबलाइट में सामान्यतः क्या पाया जाता है? तो दोस्तों ट्यूबलाइट में पारा की वाष्प एवं ऑर्गन गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सबसे अधिक स्थायी तत्व है जिसका उपयोग कागज पर लिखने में होता है? तो दोस्तों सीसा यानी कि लेड का प्रयोग कागज पर लिखने में किया जाता है और यह एक स्थायी तत्व है। अगला प्रश्न है, बंदूक की गोली बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों लेड आर्सेनिक की मिश्र धातु का इस्तेमाल बंदूक की गोली बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम अंगों के निर्माण में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों कार्बन और सीसा का इस्तेमाल किया जाता है कृत्रिम अंगों के निर्माण में। अगला प्रश्न है, लेड ऑक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे लिथार्ज नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, रबर उद्योग में स्टोरेज बैटरी के निर्माण में तथा फ्लिंट कांच बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? तो दोस्तों इसमें लिथार्ज का इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है, बेसिक लेड
कार्बोनेट को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे सफेदा या व्हाइट लेड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होने वाला फ्यूज किसका बना होता है? तो दोस्तों लेड और टिन से बने मिश्र धातु का फ्यूज इस्तेमाल होता है। आशा धातु किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है। भारत में यूरेनियम का उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है? तो दोस्तों झारखंड के जादूगोड़ा खदान में भारत में यूरेनियम का उत्पादन होता है। यूरेनियम का उपयोग किस काम में होता है? इसका सही जवाब रहेगा परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में यूरेनियम का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, यूरेनियम के नाइट्रेट्स एवं एसीटेट्स का उपयोग किस काम में होता है? तो दोस्तों फोटोग्राफी में यूरेनियम के नाइट्रेट्स और एसीटेट्स का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किसके अयस्क से किया जाता है? तो दोस्तों यूरेनियम धातु का निष्कर्षण पिच ब्लेंड अयस्क से किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्लूटोनियम एक भारी रेडियो सक्रिय धातु है, यह किस श्रेणी का सदस्य है? दोस्तों यह एक्टिनॉइड श्रेणी का सदस्य है। अगला प्रश्न है, यूरेनियम, टाइटेनियम तथा जिरकोनियम की खोज किसने की थी? तो दोस्तों मार्टिन हेनरिक क्लफरोथ ने यूरेनियम, टाइटेनियम तथा जिरकोनियम की खोज की थी। अगला प्रश्न, मार्टिन हेनरिक ने यूरेनियम तथा जिरकोनियम की खोज कब की थी? तो दोस्तों 1789 सन में मार्टिन हेनरिक ने यूरेनियम तथा जिरकोनियम की खोज की थी। वहीं टाइटेनियम की खोज 1795 में की थी। मार्टिन हेनरिक ने टाइटेनियम की खोज कब की थी? दोस्तों जैसा कि अभी मैंने बताया 1795 में टाइटेनियम की खोज की थी। अगला प्रश्न है, नागासाकी पर गिराया गया परमाणु बम किससे बना था? दोस्तों यह प्लूटोनियम का बना बम था। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार कितने आध्यात्मिक तत्व हैं? तो दोस्तों आध्यात्मिक तत्वों की संख्या 22 है। अगला प्रश्न है, आधातुएं सामान्यतः ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती हैं? दोस्तों यह ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन ऐसा एक आधातु है जो ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है? तो दोस्तों ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, ड्यूटीरियम के ऑक्साइड को क्या कहते हैं? दोस्तों इसे D2O या भारी जल कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारी जल की खोज किसने की थी? तो दोस्तों यूरे और वार्सवर्न ने भारी जल की खोज की थी। अगला प्रश्न है, साधारण जल 0 डिग्री पर जमता है परंतु भारी जल कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? तो दोस्तों 3.8 डिग्री सेल्सियस पर D2O या भारी जल जमता है। अगला प्रश्न है, स्थायी चुंबक बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों कोबाल्ट के इस्पात का इस्तेमाल किया जाता है स्थायी चुंबक बनाने में। कॉपर के शुद्धिकरण में किसका उपयोग होता है? दोस्तों कॉपर सल्फेट का उपयोग होता है कॉपर के शुद्धिकरण में। अगला प्रश्न है, कॉपर और निकेल मिलाकर कौन सी मिश्र धातु बनती है? तो दोस्तों मोनेल मेटल बनता है कॉपर और निकेल मिलाकर। अगला प्रश्न है, इस्पात को उच्च ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने की विधि क्या कहलाती है? दोस्तों इस विधि को एनीलिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु अमलगम नहीं बनाती? तो याद रखिएगा दोस्तों, लोहा, पोटेशियम, कोबाल्ट, निकेल एवं टंगस्टन अमलगम नहीं बनाती। अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था और इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर बनाने में तथा आग बुझाने में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोड बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों ग्रेफाइट का इस्तेमाल इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, जल को शुद्ध करने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों फिटकरी एवं क्लोरीन का इस्तेमाल जल को शुद्ध करने में किया जाता है।
अगला प्रश्न है, थर्मामीटर में कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो दोस्तों पारा यानी कि मरकरी का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। अगला प्रश्न है, तांबा, कांच आदि की सतहों को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, शल्य चिकित्सा में पट्टी बांधने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग टूथपेस्ट तथा दंत मंजन बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, पोटेशियम से सल्फर हटाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों पोटेशियम से सल्फर हटाने में कैल्शियम का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह क्या मिलाया जाता है? तो दोस्तों नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट मिलाया जाता है आधुनिक डायनामाइट में। अगला प्रश्न, ट्राई नाइट्रोफिनॉल और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ट्राई नाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक एसिड के रूप में जाना जाता है या पिक्रिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, नोवेल का तेल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन को नोवेल का तेल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों आरडीएक्स का पूर्ण रूप होता है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव। अगला प्रश्न है, आरडीएक्स का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों साइक्लोट्राई मिथाइलिन ट्राई नाइट्रोअमीन आरडीएक्स का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न, आरडीएक्स को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसे प्लास्टिक एक्सप्लोजिव या प्लास्टिक विस्फोटक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जल की अस्थायी कठोरता को किस प्रकार दूर किया जाता है? तो दोस्तों उसमें बुझा चूना या दूधिया चूना मिलाने से अस्थायी कठोरता दूर की जाती है। अगला प्रश्न है, जल में किस चीज को डालकर उबालने से स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है? तो दोस्तों जल में सोडियम कार्बोनेट मिला के उबालने से स्थायी एवं अस्थायी दोनों कठोरता दूर हो जाती है। अगला प्रश्न है, संचालक बैटरी में किस प्रकार का अम्ल इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों संचालक बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो कि वायुमंडल में किस गैस का स्थिरीकरण करते हैं? तो दोस्तों यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है? तो दोस्तों 7A वर्ग के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है। अगला प्रश्न, कौन सी एकमात्र अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? तो दोस्तों रेडॉन जो कि सबसे भारी गैस होती है वायुमंडल में नहीं पाई जाती। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा हीलियम गैस सबसे हल्की गैस होती है। साथ ही एक प्रश्न आता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो याद रखिएगा हीलियम गैस ही मिलाई जाती है। अगला प्रश्न है, आभूषणों को पॉलिश करने में किस यौगिक का इस्तेमाल होता है? तो दोस्तों फेरिक यौगिक का इस्तेमाल आभूषणों को पॉलिश करने में होता है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में। अगला प्रश्न है, श्वेत फास्फोरस का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों चूहे मारने की दवा बनाने में व्हाइट फास्फोरस या सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, सस्ते ईंधन तथा भट्टी गर्म करने में किस गैस का इस्तेमाल होता है? तो दोस्तों प्रोड्यूसर गैस का इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है, वेल्डिंग के कार्य में कौन सी गैस का इस्तेमाल होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों इसमें जल गैस का इस्तेमाल होता है। ये थे दोस्तों सामान्य विज्ञान में हमारे रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं आज की क्लास आपके लिए उपयोगी साबित होगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ ही अगर आपने केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो
प्लेलिस्ट में जाकर रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री की फर्स्ट पार्ट की वीडियो जरूर देखें। साथ ही मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अथर्व एकेडमी पर पटवारी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेशन की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और जिसकी एक वीडियो कल मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, कंप्यूटर एवं सामान्य प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसे चैनल पर जाकर जरूर देखें। और आज शाम फिर हाजिर होता हूँ सीरीज की दूसरी वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।